चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के 3 दिन तक लखनऊ दौरे में जिस तरीके से सरगर्मियां देखने को मिली, आपको बता दें कि लखनऊ में रहकर के मंत्रियों और विधायकों से मिलने के नतीजे अब सामने आने शुरू हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा शिकायतें इस बात की थी कि प्रदेश में तमाम निगम, आयोग और प्रकोष्ठ में जगह खाली पड़ी हुई है और सरकार इनको भर नहीं रही है, जिसके चलते बड़ी दिक्कत हो रही है। सूत्रों की माने तो संगठन सरकार के साथ मिलकर इन खाली जगहों को भरने की कवायद शुरू कर दी है, जो कि आने वाले 1 महीने में पूरी हो जाएगी। दरअसल अभी तक की जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी की सरकार और संगठन के बीच में आपसी मतभेद की खबरों के बीच में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष लखनऊ आए थे। उन्होंने 3 दिन तक मंत्री और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ में RSS के प्रचारकों से भी फीडबैक लिया था। मंत्रियों और संगठन के लोगों ने एक एक करके अपनी समस्या बताई थी। उससे पहले संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले भी 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में संघ नेताओं और कार्यकर्ताओं को टटोल कर जा चुके थे। उससे भी पहले की बात करें तो दिल्ली में यूपी बीजेपी के संगठन के बड़े नेता सुनील बंसल, संगठन महासचिव BL संतोष और JP नड्डा की भी आपस में चर्चा हो चुकी है। ऐसे में आखिर लगातार चल रही इन मैराथन मीटिंग और लखनऊ के 3 दिनों के बीजेपी के इस मंथन का सियासी मतलब आखिरकार क्या है, ये बड़ा सवाल है।
अश्विनी शाह हमारे पास बीजेपी का पक्ष रखेंगे और संजीव त्रिवेदी सपा का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, पहला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरगर्मियां चल रही हैं उससे लग ये रहा है कि जो विधानसभा चुनाव है वो तो करीब आ रहा है, उससे पहले जो अंदर खाने पार्टी में चल रहा है वो खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। पहले आपका रिएक्शन बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पार्टी का अंदर खाने में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। ये जनरल एक समीक्षा बैठक होती रहती है पार्टियों की, जो जिसमें केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को अपने दिशा निर्देश देता रहता है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, एमएलए का, सबका उसका आवर्धन भी करता रहता है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, आप कैसे अपने क्षेत्रों में लगे। और लगभग एक तो ये परिपाटी रही है कि यहीं पर बहुजन समाज पार्टी लगभग साल डेढ़ साल पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के का भी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है काजल जी। अश्विनी शाही जी, जो खाली पद हैं उसको लेकर इस समय चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में भी है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं, चाहे वो प्रकोष्ठ के हों, नगर निगम के हों, उन पदों को भरने की कवायद चल रही है, क्योंकि वो बहुत समय से खाली पड़े हुए थे। अब इलेक्शन के मद्देनजर उनको भरने की कवायद, क्या कहेंगे? काजल जी, एकदम ये सही बात है। खाली पद काफी पड़े हुए हैं और अब इसमें जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का या प्रदेश नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा। उसमें संगठन जो है और सरकार इस खाली पदों को भरने का काम करेगी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता जो इस समय जो है जी जान से लगे हुए हैं, सालों से कम समायोजित हो जाएंगे। जैसे अभी हमारे कार्यकर्ता जो है जमीनी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में जीत के आए हैं, तो इस टाइप से हर जगह पार्टी जो है लोगों को समायोजित करने का काम करती है। कभी कभी कुछ दिन नहीं होता है, जब कुछ दिनों पर जो है जब सरकार को ये लगता है कि हाँ अब हमको करना चाहिए, तो निगम और प्रकोष्ठ में जो है वो भर्तियां की जाती हैं। तो वो भी एक जो है एक तरह से कह लीजिए कि वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहीं कहीं पर जैसे देखिए कार्यकर्ता हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो ये लगता है कि भाई अब समाज को लगता है, दूसरे दलों को लगता है, मीडिया को लगता है, सबको लगेगा, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि भाई ये पद भर दिए जाने चाहिए, क्योंकि एक कार्यकर्ता उपकृत कर दिया जाएगा, एक कार्यकर्ता को एक पावरफुल पद मिल जाएगा तो उससे उसका सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और वो एक कामों को करने में दक्ष हो सकता है कि एक मजबूती आ जाएगी। तो इस लिहाज से जो है ये सारे पद जो है अब उसमें कितने भरे जाएंगे कितने नहीं भरे जाएंगे, ये नेतृत्व का काम है। विपक्ष का कहना है कि अब चुनाव के मद्देनजर बीजेपी को याद आई है उन पदों को भरने की, पहले से पदों को नहीं भरा गया। जी देखिए, विपक्ष सही बात है। विपक्ष का तो कुछ भी जो भी सत्ता पक्ष करेगा, चाहे कोई भी हो, तो विपक्ष उसमें खामी निकालेगा ही निकालेगा। खामी नहीं निकालेगा तो फिर विपक्ष का अस्तित्व क्या रह जाएगा। विपक्ष का अस्तित्व में बने रहना इस बात को प्रदर्शित करता है कि वो सरकार के अच्छे बुरे सभी कामों की समीक्षा करता रहे और उस पर चोट करता रहे। पूरी करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। यही है साडा मिशन फतेह। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अश्विनी जी, अपनी बात पूरी करिए पहले आप। काजल जी, देखिए, मैंने ये कहा कि विपक्ष का काम है, विपक्ष जो है कुछ खबरों में बने रहने के लिए कुछ जो है करना चाहिए विपक्ष को, और वो विपक्ष कभी कभी सार्थक भूमिका भी निभाता है विपक्ष, और कभी कभी जो है नकारात्मकता भी रहती है। तो विपक्ष को का तो काम है कहना, लेकिन ये जो भी दल सत्ता में हो या जो भी दल का अंदरूनी मामला हो, वो भाजपा का अंदरूनी मामला, इसमें विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, विपक्ष को कुछ कहना है तो कहेगा ही कहेगा। हम उस काम को जल्दी से, देखिए, जो निगम है हमारे, जो जरूरी हम समझेंगे कि ये निगम को भरना जरूरी है, ये कार्यकर्ता हमारा बेहतर काम कर रहा है, इस कार्यकर्ता को उस जगह पे रखना है। या कभी कभी सच्चाई ये है कि कहीं कहीं कुछ लोग जो है 4 साल 3 साल काम करते करते असंतोष में भी आ जाते हैं, ये सच है, कोई कहने की बात नहीं है, तो उसको भी संतुष्ट किया जाता है। बिल्कुल। संजीव त्रिवेदी जी, अब बीजेपी का मंथन तो शुरू हो चुका है, सपा की तैयारी क्या है इलेक्शन को लेकर? का मंथन जो शुरू हो गया है, ठीक बात है, इन्होंने मंथन किया है और अच्छा है कि इनको मंथन पहले कर लेना चाहिए था, जब हारे। लेकिन अभी तो वक्त है, अभी तो संजीव जी, अभी तो वक्त है। नहीं, वक्त नहीं है ना, यही तो बात, आप समझिए इस बात को। 4.5 साल आपने बिता दिए, देश प्रदेश की जनता को सिर्फ आपने मूर्ख बनाया है। आपको एक बड़ा प्रचंड बहुमत मिला था और आपको उस प्रचंड बहुमत का लाभ उठा के प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाना चाहिए, लेकिन आपने लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया। और जब आप पंचायत के चुनाव में हार गए बुरी तरीके से, तब आपको याद आया कि आपके दल में ही भगदड़ मची हुई है। उस भगदड़ को किस तरीके से रोका जाए, सिर्फ उसकी कवायद हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कहना है कि वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम तो इनका पहले होना चाहिए था, पहले नहीं कर पाए। पहले सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि हम, चलिए, वो लेट हुए हैं और जल्दी शुरुआत करने लगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे, छोटा सा ब्रेक। वैक्सीन जरूर कराउणी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संजीव जी, आप कह रहे हैं कि उनको देरी हो गई है, 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब वो कहते हैं कि देरी नहीं हुई है और अंदर खाने कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा जैसे कि विपक्ष को लगता है। उनकी तैयारी बिल्कुल सही है, जो कि चुनाव से ठीक पहले होनी चाहिए। आप मेरी बात समझिए इस बात। हाँ, इनको ये सारी चीजें अभी क्यों याद आई जब पंचायत चुनाव में बुरी तरीके से हारे? क्या इनको अपना कार्यकर्ता पहले याद नहीं था? आज इनके कार्यकर्ता में इतनी ज्यादा असंतोष की भावना है कि उसके कारण ही पूरे प्रदेश में 3 दिन से पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। कहीं विधायक इधर भागा जा रहा है, कहीं मंत्री उधर भागा जा रहा है। ये स्थितियां खड़ी हो रही है और ये बात समझ रहे हैं। सिर्फ उस असंतोष को दबाने का एक प्रयास किया जा रहा है इनकी तरफ से, जो मुझे लगता है कि अब जनता के बीच में वो असंतोष दबने वाला नहीं। अश्विनी जी, समझ कर भी नासमझ बनने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से कर रही है। काजल जी, देखिए, समझकर नासमझ बनने की बीजेपी अगर कोशिश करती तो आज इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं होती, इतने राज्यों में हमारी सरकार नहीं होती, 2 सांसद वाली हमारी पार्टी एक समय की हुआ करती थी और आज देखिए 20 से अधिक राज्यों में हमारी। तो ये सोचकर नासमझ बनने वाली बात नहीं है। ये हम चुनावी गणित को और चुनावी राजनीति को बीजेपी से बेहतर कोई समझता नहीं है, क्योंकि हम लोग देखिए राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारे जो अपोनेंट हैं उसमें कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी लोग तो क्षेत्रीय पार्टी हैं। इन लोगों को यही उत्तर प्रदेश में सोचना है, हम लोगों को पूरे देश में सोचना है। तो हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश का मंथन करता है। हाँ, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव हैं, हर जगह का मंथन चालू है।
हर पार्टियां करती हैं। जैसे देखिए, चलिए सवाल आपसे करूंगी कि ये सबक आपको पंचायत चुनाव से मिला या फिर आप ऐसा करना चाहते थे? छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में जैसा घमासान इस समय मचा हुआ है, बीजेपी पूरी तरीके से उच्च स्तर पर तैयारियां कर रही है इलेक्शन की, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है। अश्विनी जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा और सवाल ये होगा जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि आपको पंचायत चुनाव से सबक मिला है, पहले ऐसा आपने नहीं सोचा था। काजल जी, देखिए, पंचायत चुनाव का मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो सब में लगभग जो है, और भारतीय जनता पार्टी पहले से ये पहला प्रयोग करके उतरी थी, तो उसमें अभी असली चीजें जो है वो पंचायत चुनाव अभी नहीं है। उसके बाद होने वाले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव असली मुद्दे हैं कि कौन अपने ज्यादा जिता ले जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो काफी निर्दलीय हैं वो हमारे जो कुछ बागी हो गए थे, कुछ हमसे असंतुष्ट थे, वो लोग भी हमारे समर्थित हैं अभी जो जीते हुए हैं, जिनका समर्थन हमको मिल रहा है। तो उसमें सीख मिलने वाली बात नहीं है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं की कुछ कमजोरी रही है, जिसमें हो सकता है वो अभी 4.5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। कोरोना में थोड़ा सा जिसका भाई, बाप, माँ, जो भी कुछ एक किसी के जाने का दुख किसी का होगा तो वो त्वरित जो है दुख प्रकट करेगा। मगर जिस व्यक्ति में आज उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो उसमें आस्था है अगर भारतीय जनता पार्टी में, तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो हमारे परिवार का सदस्य है। सरकार ने समय रहते सारी चीजों को मुकम्मल तैयारी कर ली और हम अब विधानसभा चुनाव में जाएंगे। चूंकि 8-10 महीने का समय है, तो विपक्ष ने जितना भ्रम फैलाया है उस भ्रम, चलिए आपका जवाब लेंगे। ठीक है, आपका जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ कम ब्रेक और ज्यादा खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में जैसा इस समय घमासान मचा हुआ है, तैयारी इस समय दोनों ही तरफ से, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, सपा की तरफ से हो या फिर कांग्रेस भी अपना दमखम पूरी तरीके से लगाने में जुटी हुई है, लेकिन एक दूसरे पर वही छींटाकसी जो कि हमेशा देखने को मिलती है। संजीव जी, अगर बीजेपी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनको एक बार हम साइडलाइन कर देते हैं, सपा की तैयारी क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिशें हैं, क्योंकि पहले हमने देखा था गठबंधन भी हुआ था, उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया था। संजीव जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? और जी मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से एकदम अपनी और 2022 का ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रही है। इसमें किसी आदमी को किसी भी तरीके का कोई शक नहीं होना, क्योंकि पूरे 5 साल के अंदर 4.5 साल बीत गया है, पूरी प्रदेश की जनता इनसे आगे जा चुकी है, इनके जो भी काम हुए उनसे परेशान, उसका बहुत बड़ा कारण अब आपको समझ में खुद ही आ रहा होगा कि जो इनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई, वो भगदड़ सिर्फ इसी बात के लिए मची हुई है कि 4.5 साल में हमको कुछ नहीं मिल पाया, दूसरा बोल रहा हमको कुछ नहीं मिल पाया। जैसे बार बार कहा करते थे कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूं इस बात को, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य से वो इंजन दोनों रेल के आगे और पीछे लगे हुए हैं जो अपनी तरफ से खींच रहे हैं, और इसके कारण पूरी ट्रेन जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनता का नुकसान होता है। यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो इंजन अपने तरफ खींच रहे हैं और जिसका खामियाजा एक समाजवादी पार्टी को लेकर ही मेरा सवाल है। अब मेरा सवाल सुनिए, समाजवादी पार्टी को लेकर ही मेरा सवाल है, क्योंकि हम जिस तरह का सुन रहे हैं, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है बड़े संगठनों के साथ, बड़े दलों के साथ में गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन करेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या ये है कि पहले कांग्रेस के साथ में आपने गठबंधन किया था, सफलता आपको हासिल नहीं हो पाई। 2 लड़कों की जोड़ी हमने देखी थी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, वो नारा भी दिया गया था, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्या उसकी यही वजह हो सकती है कि बड़े दल के साथ में सफलता नहीं हासिल हो पाई, इसीलिए अब छोटे छोटे दलों का हाथ पकड़ा जाएगा? नहीं, आप मेरी बात जी, कि छोटे दलों जो समान विचारधारा के लोग हैं जितने भी प्रदेश के अंदर है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बार इस बात का आह्वान किया है कि जो भी समान विचारधारा के लोग हैं वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ आए और समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनानी चाहिए। तो उसके लिए हर छोटे दल, क्योंकि बड़ा दल अलग है, उसकी विचारधारा अलग है, उसका तरीका अलग है, लेकिन छोटे दल के साथ में जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज को, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा को जो रुकी हुई है उसको फिर से बहाना चाहते हैं, उस पर अगर काम करना चाह रहे हैं तो हर छोटे दल का माननीय राष्ट्रपति जी ने स्वागत किया है और उसका आभार। और उसकी परिणति यह है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी दल हैं वो सारे समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़े हुए। हार की कमी पर मंथन तो किया होगा, हार की कमी पर मंथन तो किया होगा, जो कांग्रेस के साथ में आपको हार मिली उस पर मंथन तो बिल्कुल किया होगा, कहां पर चूक रह गई थी? नहीं, अब चूक तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा भ्रम फैलाया था, ऐसा एक झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया था, जिसमें जनता, वो समाजवादी पार्टी की हार नहीं बल्कि इनके झूठ का प्रोपेगेंडा था, जिसके कारण जनता फंसी हुई है। वो समाजवादी पार्टी की हार, और वो पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इन्होंने इतना झूठ बोला था, वो झूठ से अब आज ही जा चुकी, इसीलिए अब इस पूरे प्रकरण से उबरना चाहती, बाहर निकलना चाहती। मतलब वो भ्रम ऐसा था। संजीव जी आप भ्रम की बात कर रहे हैं कि इन्होंने भ्रम फैलाया था। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अव्यवस्थाएं फैली, आज आप देख लीजिए कि इनकी हर बात कटती चली जा रही है, जो बात कहते चले आ रहे हैं उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं।
चलिए ठीक है संजीव जी, अब मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाया था, अब भ्रम फैलाकर भी उनकी सत्ता बन गई है, उसका तो फायदा उनको हो गया है। भ्रम फैलाकर अगर सरकार बन रही है तो फायदा हो गया फिर तो उस भ्रम का। हमारे गांव में एक कहावत चलती कि खाट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती, तो ये काट की हड्डियां थी इनकी, जो एक बार तो चढ़ा ली 2017 में, इन्होंने बार बार नहीं चढ़ा। जनता जान चुकी है इस बात को। ये झूठ के पुलिंदे के साथ में उत्तर प्रदेश में आए थे और अब 2022 में नहीं आए। इस बात को बहुत स्पष्ट जनता कर चुकी है और उसका परिणाम तो अभी आपने पंचायत के चुनाव में देख लिया। चलिए, झूठ का पुलिंदा क्या था और भ्रम का पुलिंदा क्या था, उस पर जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अब विपक्ष का कहना है कि भ्रम फैलाकर और झूठ बोलकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी उत्तर प्रदेश में। अगर भ्रम फैलाकर और झूठ बोलकर पब्लिक वोट देती है तो इसमें फायदा होता है पार्टी का। अश्विनी जी जवाब दीजिए, आपने भ्रम क्यों फैलाया, आपने झूठ क्यों फैलाया और क्या अब तक उसका खामियाजा आप भुगत रहे? देखिए, भ्रम और इसकी बात तो भाई हमारे मित्र संजीव जी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उनको कहना चाहिए। लेकिन अगर भ्रम फैला के जीतना होता तो हम लगभग 20 प्रदेशों में सरकार हमारी नहीं होती, केंद्र में हम दोबारा सरकार में नहीं आते। इनका सारा प्रयोग विफल रहा है। एक बार ये हाथी पर सवार हुए, एक बार पंजे से हाथ मिलाए, 2 लड़कों की जोड़ी बनाए, बुआ और बबुआ की जोड़ी, सब फेल हो गया। इन्होंने सारे अस्त्र आजमा लिए। उस समय कहाँ भ्रम था? ऐसा नहीं है, जनता आजकल जागरूक है। आज वही बात ये कह रहे हैं काजल जी कि हम जो है सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा इस बार हारेगी। तो भाजपा, जनता होशियार है। भाजपा ने क्या किया, सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ये सब की समीक्षा करके बैठती है। और खास करके जब से
चौथे स्तंभ यानी आप लोगों का ज्यादा दखल बढ़ा है। इस समय हर घर में आप लोगों की पहुंच बढ़ी है, तो आप लोग छोटी से छोटी बातों को बड़ी से बड़ी बातों के साथ सबके नजरों में लाते हैं। इसलिए जनता आज इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया है, मोबाइल सबके हाथों में है, सारे सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। हाँ, प्रयोग जरूर कर सकता है कि बुआ और बबुआ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपकी बात पूरी करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छठी बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये छठी बार है जब कोई भी बदलाव आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में नहीं किया गया है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर अभी तक बरकरार है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है कि इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। लगातार 6 बार से ये जो रेपो रेट है बरकरार है और इस बार भी इस तरह ही बरकरार रहेगी। तो छठी बार है जब कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। खुद आरबीआई के गवर्नर ने इस बात की जानकारी दी है कि 6 बार से जो रेपो रेट है लगभग बरकरार है, एक जैसी है। इस बार भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। ये जानकारी खुद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है कि इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो अब तक 6 बार से, पिछले 6 बार से चल रहा था, इस बार भी वैसे ही रहेगा। वो जो रेपो रेट थी उसमें इस बार भी कोई बड़ा बदलाव तो नहीं कह सकते, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ
भुलना। अगर किसी ਨੂੰ कोविड हो भी चुकिया ਉਹਨੂੰ भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते ये ਜਿਹੜੇ स्ट्रेन ने ना कोरोना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तुहानूं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह से आईसीयू में भर्ती हैं और आपको बता दें कि 3 दिन पहले अस्पताल में उनको छुट्टी मिली थी। मिल्खा सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टरों की निगरानी में मिल्खा सिंह इस वक्त हैं। डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह का हाल जाना है, उनका हालचाल जाना है, कैसे उनके हालात हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि अस्पताल में वो भर्ती थे। तो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। फिर से आईसीयू में भर्ती उनको कर दिया गया है। 3 दिन पहले अस्पताल से उनको छुट्टी मिली थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तबीयत का हालचाल जाना है। डॉक्टरों की निगरानी में मिल्खा सिंह हैं। और चर्चा पर वापस आते हैं। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, अब तक झूठ का और भ्रम का आरोप आप तक लगता रहा है। इस बार की जो सत्ता बनेगी, इस बार के जो इलेक्शन होंगे, कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप सामने आ रहे हैं? जी देखिए, मुद्दे 4.5 साल में हमने जो है प्रदेश के लिए एक प्रदेश देश और जनता के लिए जो काम किया है, हमने पिछली सरकारों से आगे बढ़कर, एक कदम आगे बढ़कर जो काम हमने किए हैं। पिछले साल कोरोना में हमने बहुत बेहतर प्रबंधन किया। इस बार कोरोना में हमने समय रहते बहुत ही चीजों को कंट्रोल कर लिया। और आज जो है देखिए, कोरोना काल, चूंकि किसी भी सरकार के समय कोरोना ऐसा नहीं आया था, महामारी 100 साल के बाद आई है ये, तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, इसमें 2 लहर देखना पड़ा, पिछले साल और इस साल। तो इसके प्रबंधन में उत्तर प्रदेश इस समय जो है एक बहुत ही बेहतर स्थिति में अपने आप को पा रहा है। हाँ, बीच में कुछ अव्यवस्थाएं हुई थी, जो चीज रहते हुए हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, उसका अफसोस भी रहेगा हमको। हमारे पास ऑक्सीजन था लेकिन क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे, हम नहीं पहुंचा पाए। आज इतना ऑक्सीजन हो गया है कि भारत सरकार से हमको अनुमोदन लेना पड़ रहा है कि औद्योगिक में हम इसको ट्रांसफर करें। आज जो है, जो पिछली सरकारों ने देखिए किसी पीएचसी सीएचसी को एकदम छोड़ दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, माननीय योगी जी ने उसको सारे सांसदों से, सारे विधायकों से ये कहा है कि आप लोग इसको गोद लेकर और इसको अस्पताल के रूप में बनाएं। काउंटर क्वेश्चन मेरा सुनिए, क्योंकि अब विपक्ष कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकार के ठीकरे फोड़ते रहते हैं कि पुरानी सरकार में ये नहीं हुआ, ये काम अधूरा रह गया। आपने जो काम किए हैं, पुरानी सरकार के अधूरे कामों को पूरा किया है। नया क्या है, वो नया पूछते हैं आपसे। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ इसको आप ठीक से समझिए काजल जी। पुरानी सरकार के ऊपर मैंने ठीकरा नहीं फोड़ा है। मैंने ये कहा है कि अभी तक उपेक्षित रहे पीएचसी और सीएचसी, यानी कि स्वास्थ्य विभाग की मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान में। आपको मतलब एक जानकर जो है आश्चर्य होगा, एक समय ये था, पिछले साल की बात है, कि हम 10,000 जांच के लिए सोचते थे कि हमारा टारगेट होगा कि आज हम 10,000 जांच करेंगे। आज जो है 2.5 लाख से ऊपर जांच करने वाला उत्तर प्रदेश सबसे पहला राज्य है। आज हम मतलब समझ लीजिए कि 5 करोड़ जांच कर चुके हैं पूरे देश में। मेरा ये कहने का मतलब था कि जो भी चीजें थी, जो शिथिल हो गई थी, उन चीजों को उच्चीकृत किया जा रहा है। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो ध्यान हमारा नहीं था ठीक से, अन्य सरकारों का फोकस नहीं था, अब उसको चाहे आप कोरोना के कारण कहिए, उसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। हम भी उसको मानते हैं कि कोरोना के कारण हमने उसको उच्चीकृत कर दिया। पीएचसी सीएचसी की जो बात मैं बोल रहा हूँ काजल जी, पीएचसी और सीएचसी अभी तक एकदम से फर्स्ट एड की जगह हो गए थे। कोई अस्पताल नहीं था वो, ना वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। और डॉक्टर भी जो छोटे शहरों में जो पीएचसी सीएचसी थे, उसके नजदीक रहने वाले बड़े शहरों में रहते थे, वो सुबह जाते थे और भाग जाते थे वहां से। अब वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था लेकिन उसका यूज नहीं होता था। ये किसी ने नहीं दिया और कोरोना ने हमसे करवा लिया उसको।
हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, विपक्ष इस पे कुछ भी कहता रहे। कोरोना ने हमसे करवा लिया और वो हमारे 23 करोड़ जनता के लिए बहुत ही बेहतर हुआ और एक मील का पत्थर साबित होगा कि अब हर गांव में, हर ब्लॉक में जो पीएचसी और सीएचसी थी वो उच्चीकृत करके उसको अस्पताल का दर्जा देकर बेड और वो सब सारी चीजें लगेंगी। अब जो बड़े अस्पताल हैं, जो हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, जो हम एम्स खोल रहे हैं, लखनऊ के एसजीपीजीआई में इतनी भीड़ नहीं रहेगी। शुरुआती दौर में वहीं पर इलाज हो सकेगा, मेरा ये कहना है स्वास्थ्य महकमे के लिए। बाकी और जगहों पर हमने देखिए हाईवेज का काम हम कर ही रहे हैं। जो बेहतर जो भ्रष्ट सरकारें पिछली मतलब जो भ्रष्टाचार के चक्कर में चीजें छूट गई थी उनको भी संभाल कर हम सजो कर आगे ले आ रहे हैं और हम बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो समय आने पर हम बताएंगे कि क्या क्या हमने जो है बेहतर व्यवस्था की है उत्तर प्रदेश में अपने 23 करोड़ जनता के लिए। मैंने मुद्दे भी आपसे पूछे थे, यही मुद्दे होंगे या इसके अलावा भी कुछ होगा? हम विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हमारे हैं। आज अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से डरता है। पिछली सरकार थी कि अपराधी दिन भर यही अपराध करके किसी राजनेता के संरक्षण में रहता था। अपराधी दिखाई भी तो उत्तर प्रदेश में देते हैं सबसे ज्यादा। आज काजल जी एक बहुत ही स्पष्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और चाहे कोई भी कहीं आप पता कर लीजिए, करस्पॉन्डेंस आपका लखनऊ में है, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में क्या है, कितना रह गया? 0। संगठित अपराध 0। हाँ, 23 करोड़ की आबादी हमारी है, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा प्रदेश है और अगर कोई भी सरकार कह दे कि हम इसको एकदम 0 कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो ये नहीं होता है। एकदम उद्योगी मानसिकता से उठकर कोई किसी को 2 थप्पड़ मार सकता है, किसी कोई बदतमीजी किसी के साथ कर सकता है, कहीं कोई चाकू चला सकता है। इन सब अपराधों को देखिए कोई खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है, तो पहले उसके लिए संगठित अपराध को हमको रोकना होगा कि जिसके सह पर जो राजनेताओं के सह पर, जिन बड़े अपराधियों के सह पर छोटे अपराधी पनपते थे, तो अगर बड़े अपराधियों का समूल नाश हम करने का काम करेंगे, हजारों करोड़ की संपत्ति उनका जब्त करने और ढहाने का काम इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है। और जो अपराधी पिछले साल से थे, अगर ऐसा है तो फिर जंगल राज क्यों कहा जाता है उत्तर प्रदेश को विपक्ष की तरफ से? विपक्ष देखिए, फिर पहले ही मैंने कहा काजल जी, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, जंगल राज का मतलब क्या होता है? चलिए आपका जवाब लेंगे, ठीक है, आप ही का जवाब लेंगे। एक ब्रेक के लिए आप पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's, 3 T's, ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संजीव जी, जवाब दीजिए, आप बार बार कहते हैं कि अपराध खत्म नहीं हुआ है, अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है, बड़े बड़े दावे करती है और जंगल राज भी आपकी तरफ से कहा जाता है। आपका जवाब उन्होंने सुन लिया, क्या कहा था, बोलिए अब। देखिए अब्बास, जैसे कहते हैं कि अपराध खत्म हो गया, अपराध नहीं खत्म हो गया, अपराधी इनकी पार्टी में शामिल हो गए। उसका एक बहुत ताजा उदाहरण आप में है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने पुलिस से जबरन एक हिस्से से अपराधी को छुड़वाया। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा और जंगल राज का उदाहरण क्या हो सकता है कि सामान्य पुलिस है, हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो अपराधी को पकड़ती है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उस अपराधी जो हिस्से अपराधी है उसको छुड़ाने के लिए पुलिस से झगड़ा करते और जिसके वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश में देखे। मीडिया के माध्यम से वो वीडियो आज भी उपलब्ध है और अभी हमारे मित्र ये भी देख सकते हैं, उनको भी मालूम होगा जानकारी कि कानपुर में इस लेवल पर अगर हो रहा है,
आप एक नगर में जिस लेवल पे हो रहा है, महानगर में इस लेवल पे हो रहा है, तो गांव देहात में किस तरीके से अपराध को नियंत्रण किया गया होगा, आप हर आदमी समझ सकता है। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो जो अपराधी है वो संरक्षित हो चुके हैं सत्ता से। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष हमें हर बार कहता है कि जंगल राज उत्तर प्रदेश। ये बहुत बड़ी बात। और जैसे अभी कह रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटी, सीएससी, पीएससी की बात कर रहे थे, इन्होंने अपने 2017 के घोषणा पत्र में 25 मेडिकल कॉलेज की बात कही थी कि 25 मेडिकल कॉलेज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाएंगे उत्तर प्रदेश। वो कहाँ है? हम उत्तर प्रदेश की जनता वो ढूंढते घूम रही है कि इस कोरोना काल में 25 मेडिकल कॉलेज कहाँ है, वो 6 एम्स कहाँ है बने हुए हैं। ये हमको एक बार बता दे चल के कि ये एम्स बन गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो भी हम लोग भी देख ले चल के, आप भी हमारे साथ चलिए देखने के लिए इनके पास ऐसी व्यवस्था इनके पास कहाँ उपलब्ध हो पा रही है। और ऐसे इसी तरीके के झूठ के पुलिंदे ये बार बार परोसते रहते हैं जनता के साथ। 25 मेडिकल कॉलेज, 6 एम्स, एक भी अगर बन के तैयार हो गया हो तो मुझे हमारे मित्र हैं ये चले हमारे साथ में और हमको दिखाए चल के कि ये 25 मेडिकल कॉलेज हमारे बन खड़े। इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने बनाई है। तो जो बार बार विपक्ष कहता है कि झूठ का पुलिंदा है, वो झूठ का पुलिंदा यहीं से आता है। इन्होंने कहा अपने 2017 घोषणा पर धान और लहसुन को हम एमएसपी में शामिल करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे और ब्रेक के बाद जवाब यही होगा कि अगर अपराधी बीजेपी में शामिल हो गए उसके बाद कहा जाता है कि अपराध खत्म हो गए। छोटा सा ब्रेक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। अश्विनी जी जवाब दीजिए, आपने अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि अपराध खत्म हो गया है। हमारे मित्र ने अभी कानपुर का एक उदाहरण दिया, मैं उसमें यही एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कानपुर में जो अपराध हुआ है वो सर्वथा निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे किसी कृत्य को बढ़ावा देने का काम नहीं करती है जो अपराध की श्रेणी में आता हो। तुरंत ही जैसे सूचना आई 9 लोगों को के नामजद रिपोर्ट किया गया और उसमें जो है 10 लोग जो है अज्ञात हैं, 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जिसका भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता बताया जाता था उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया गया। एक पहला चीज। अब मैं जंगल राज पर आता हूं। जंगल राज ये होता है काजल जी कि एक आतंकवादी को पुलिस पकड़कर जो है लेकर चलती है तरफ से, बाराबंकी तक आते आते जो है उसमें से एक मर जाता है और दूसरे को छुड़ाने के लिए माननीय अखिलेश जी का जो है पुलिस प्रशासन पर दबाव पड़ जाता है। इसको कहते हैं जंगल राज। प्रश्रय की बात होती है। रामपुर तिराहा कांड बहुत पहले हुआ था, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व थे वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए उन लोगों को बचाने के लिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कानपुर में फोन किया, कहा कि अपराधियों को बचा दिया जाए, एक उदाहरण हमारे भाई दे दें। तो जंगल राज उसको कहते हैं जिसमें सरकार स्वयं लिप्त होती है अपराध को करवाने में, अपराधियों को संरक्षण देने में, इसको कहते हैं जंगल राज। दूसरा, अभी हमारे भाई ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज और एम्स कहाँ है। भाई, रायबरेली का एम्स चालू, गोरखपुर का एम्स चालू हो गया, ये हमारी सरकार की देन है। 30 मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत है उसमें 13 चालू हो चुके हैं, 3000 उसमें सीटें बढ़ाई जा चुकी हैं। आपको अगर नहीं पता है, मैं यहाँ आपको नहीं बता पाऊंगा, एक RTI डालिए, ले लीजिए, अगले बार एक बार और हम काजल जी से कहकर एक बहस रख लेंगे, उसमें हम और आप बहस कर लेंगे दोनों लोग। 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, यहाँ जहाँ सीटें कम थी हम 30 हर जिले को मेडिकल कॉलेज देने का काम कर रहे हैं। अभी 325 करोड़ रुपए प्रथम किस्त हम लोगों ने बहुत पहले दे दिया था, इसमें बनने शुरू हो गए थे और 13 जो उसमें हमने चालू कर लिए हैं। आप और बाकी जहां पर जो छोटे अस्पताल जो छूट गए थे उसको उच्चीकृत करने का भी हम काम कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही लचर थी और स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों, बहुत सी ऐसी चीज थी
अभी देखिए, जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर मैंने पहले बात की और स्वास्थ्य पर बात की, ये दो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं जो कि जन जन तक पहुंचते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार 2017 में आई तो उन्होंने सीधा कहा कि अपराधी या तो जेल में हो या प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उनको ठोक दिया जाएगा। उसका विरोध किया सपा ने, उसका इतना घनघोर विरोध हुआ कि एक अपराधी जिसने 7 लोगों को मारा, ये लोग उन मरे हुए चलिए आपका जवाब लेंगे, बिल्कुल आपका जवाब लेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो उत्तर प्रदेश में जैसी राजनीतिक कलह समय चल रही है, जो पार्टियों के अंदर खाने चल रहा है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहा है। भले ही पार्टियां उसको नकार रही हों, भले ही उसको मना कर रही हो कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे निकलकर सामने जरूर आ रहा है। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे होगा, लगता है आपको अंदर खाने कुछ चल रहा है बीजेपी में? बिल्कुल निश्चित रूप से अंदर खाने चल रहा है। वो मैंने आपको पहले बताया कि एक भगदड़ मची हुई है और सारी उस भगदड़ को रोकने का प्रयास सिर्फ चल रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं कि जितने लोग दूर हुए वो आप वापस आ रहे हैं, उनकी जो आस्था है वो बीजेपी में है तो वो आ रहे हैं वापस। इनके कहने से नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अब इनके यहाँ सिर्फ बंटवारे की झगड़ा हो रहा है, सिर्फ बंटवारे का झगड़ा हो रहा है और किसी चीज का झगड़ा नहीं। पदों का अधिकार लेना चाहता है कुछ लोग। क्यों अधिकार लेना चाहते हैं? सेवा क्यों नहीं करना चाह रहे? अधिकार से लेना चाह रहा है कि जो हिडन रूप से चल रहा है इसके पीछे, बिहाइंड दैट, वो सारी चीजें हमको मिले, वो इनको ना मिले। इस बात का झगड़ा है और इसी झगड़े को रोकने का एक प्रयास किया जा रहा है इनकी तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो प्रयास सफल होगा। बहुत बार खबरें आती हैं कि इनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनको महामंत्री बनाया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन उन मतलों का कोई मतपात नहीं है, क्योंकि वो सारा मीडिया का एक प्रयास है कि कोरोना से की तरफ से हटा के और इस तरीके से हम लेके आ जाए जिससे कि कोरोना पे होने वाला। चलिए जवाब दीजिए, अश्विनी जी से जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी, मुद्दों से भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हम मुद्दे से भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे संजीव भाई बड़े सहजता से इन्होंने बताया कि ये लोग जो है इसका प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। बंटवारा तो एक हुआ था इनके यहाँ,
माननीय मुलायम सिंह यादव जो देश के जो है इतने बड़े नेता हैं, उनको कुर्सी से हटाकर, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने किस तरीके से जो बंटवारे का काम किया, शिवपाल सिंह यादव उनके चाचा थे जो साथ में थे, उनको हटाकर किस तरीके से काम किया। बंटवारा तो वहां हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें बंटवारे की कोई चीज नहीं होती है, इसमें एक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। देखिए, भ्रम मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए। देखिए, आज आप क्या, आप अगर आप इनकार कर रहे हो संजीव भाई, तो आप बता दीजिए कि आप क्या ये कांड नहीं हुआ था। देखिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। मुख्यमंत्री बनाया हम तो प्राइवेट लिमिटेड, देखिए हमारे यहाँ एक लोकतंत्र, आरोप मत लगाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, विपक्ष ने गठबंधन तो पहले बड़े दल के साथ कर लिया था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दो लड़कों की जोड़ी साफ तौर पर दिखाई दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बड़े दलों पर सपा को भरोसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए छोटे छोटे दलों की उंगली पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह।